गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने आपके रोग चक्कर तक पढ़ लिया था कि जो सरसों का आपके सफ़ेद रोली रोग जो होता है उसमें अपन ने बात कर ली थी कि भाई इसे रोग जनक कौन सा है। रोग चक्कर तक बात हो गई थी। आज अपन बात करेंगे प्रबंधन की कि भाई इस रोग को किस प्रकार से रोका जा सकता है, किस प्रकार से इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रबंधन में सबसे पहले आपके शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन आपको पता है, जैसे हम फसल चक्र अपना के या फसल बोकर किस प्रकार से इसको कंट्रोल करते हैं। तो पहला है इसमें कि भाई शस्य प्रबंधन के अंदर कि सरसों की फसल की शीघ्र बुआई करके, समय से पहले बुआई करके अपन क्या करना चाहिए, इस रोग से इस फसल को बचा सकते हैं। तो शीघ्र फसल बुआई की जाने से क्या होती है, आपके इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। जो सरसों का सफ़ेद रोली रोग है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। कि और रोगग्रस्त जो पौधे हैं, रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों, रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए, और तीसरी बात आती है कि स्वस्थ बीजों का प्रयोग करना चाहिए। जो रोग संक्रमित नहीं हो उन बीजों का क्या करना चाहिए, अपन को प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आगे बात करें अपन तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। कि जो खरपतवार है अनावश्यक जो आपकी फसल उग जाती है, चारा उग जाता है, तो खरपतवारों को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। और अगला है आपके कि वे 3-4 वर्ष की फसल चक्र जिसमें अप्रपोषी फसल रखना चाहिए। कि वे 3-4 वर्ष तक आपको क्या करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए जिसमें अप्रपोषी, जिसके ऊपर ये सरसों का एल्ब्यूको कैंडिडा रोगजनक है ये नहीं फैल सके, उस फसल का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो फसल चक्र अपनाना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, अप्रपोषी फसलें उगानी चाहिए। अप्रपोषी फसलों का आपको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, प्राथमिक निवेश द्रव्य नष्ट हो जाए। प्राथमिक निवेश द्रव्य का मतलब होता है कि जिसकी वजह से ये जो कवक है ये अपना संक्रमण फैलाते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं प्राथमिक निवेश द्रव्य, जिसके अंदर क्या होते हैं, इन रोगजनक के कुछ कंटेंट पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं जो रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और 6 नंबर पॉइंट है कि वे श्वेत कीट से प्रभावित महामर्ग शीर्ष को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। कि महामर्ग जो सबसे ऊपर वाला भाग है पादप का, ठीक है, उसको तोड़ के क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, जो किससे, आपके श्वेत कीट रोग से प्रभावित हो चुका है, एल्ब्यूको कैंडिडा रोग से प्रभावित हो चुका है, तो इसको तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। तो कुछ ये 5-6 पॉइंट है जिनकी सहायता से अपन शस्य प्रबंधन की सहायता से इस रोग को क्या कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। अगली बात करते हैं अपन दूसरा, पहला हो गया शस्य प्रबंधन, दूसरा पढ़ते हैं जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन अपन पढ़ते हैं प्रतिरोधी किस्में। भाई किस किस्म की सहायता से इस रोग को रोका जाए, किस किस्म को बोने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले है आपके क्रांति किस्मों के नाम है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जाते हैं। क्रांति PR15, इसके अलावा TM20, इसके अलावा आपके RN510, NPJ आपके 81, इसके अलावा आपके RK01 से आपके 03, इसके अलावा MDYR 2029, NPC 15912, फिर PBN 2001, 2022, 2002, 2004, इसके अलावा PBC 921, फिर PAB 2001,
2002 को उगाना चाहिए। इन फसलों को बोने से क्या है, इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके आगे पर रहा रासायनिक प्रबंधन, कि रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं कि भाई कौन से रसायनों के द्वारा इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसकी बात करेंगे, देखिए अब आप कि इस रोग को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, इसकी बात करते हैं। अब अगला है अपने रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं। कि रसायनों के साथ किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहला है कि बीजों को आपके मेटालेक्सिल के बीजों को मेटालेक्सिल यह ऐसे कहा जाता है एप्रोन SD 35, ठीक है, से 6 ग्राम प्रति किलो, 6 ग्राम प्रति किलो बीज या 2.5 ग्राम मैंकोजेब से बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार करके फिर क्या करना चाहिए, वही मतलब बीज जो लिए हैं वे अपन को क्या करना है कि मेटालेक्सिल जो होता है इसको आप 6 ग्राम लेकर 1 किलो बीज के अकॉर्डिंग, 1 किलो बीज में 6 ग्राम की पाउडर मिला के अच्छे से मिक्स करके, ठीक है, फिर बोना चाहिए। या फिर आप कर सकते हो 2.5 ग्राम मैंकोजेब एक केमिकल आता है, इससे आप बीज उपचारित करके फिर बीजों को बोने से क्या होता है, इनका संक्रमण कम हो जाता है। इसके अलावा है आप दूसरा पॉइंट क्या है कि बुआई के 21 दिन बाद मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या आप क्या कर सकते हैं मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब दोनों को मिक्स करके, इसका आता है रिडोमिल MZ72, इसका आप 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए कि भाई बुआई के 21 दिन बाद में, कि भाई बुआई हो गई है उसके 21 दिन बाद में आपको क्या करना चाहिए कि या तो मैंकोजेब ये वाला या फिर ये है कि मेटालेक्सिल और मैंकोजेब जो होता है दोनों मिक्स करके 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी मिलाकर खेत में क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, जिससे इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो आपके सफ़ेद रोली रोग है इसको सरसों के अंदर नियंत्रित किया जा सकता है। अब दूसरे रोग की बात करते हैं, नए रोग की, बैंगन का लघुपन रोग। कभी बैंगन का लघुपन रोग क्या है, इसका सामान्य स्थिति में कहाँ पाया जाता है, फिर इसके लक्षण, फिर वो इसकी बात करेंगे अपन कि भाई इसके लक्षण, फिर रोगजनक, रोग चक्कर, प्रबंधन, इन सब की बात करेंगे। तो देखिए बैंगन का लघुपन रोग, बैंगन का लघुपन रोग, क्या बैंगन का लघुपन रोग क्या होता है, देखिए कि भाई बैंगन का लघुपन रोग जो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश व अन्य पड़ोसी देशों में पाया जाता है। ये भारत में तो ही है, भारत के अलावा जो भारतीय पड़ोसी राज्य देश है, श्रीलंका है, इसके अलावा भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, व अन्य पड़ोसी राज्य के अंदर ये पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम ये रोग आपके देखा गया था, सर्वप्रथम
भारत में देखा गया था 1938 के अंदर देखा गया था। 1938 के अंदर कहाँ पर देखा गया था? कोयम्बटूर जगह है तमिलनाडु के अंदर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु राज्य है, वहाँ पे आपके ये देखा गया है सर्वप्रथम 1938 के अंदर। अब इसकी बात करते हैं, भारत के अधिकांश राज्यों में बैंगन की लाभदायक खेती के लिए रोग गंभीर चुनौती होती है। जहाँ पे बैंगन खेती होती है वहाँ पे रोग होता है, वहाँ पे क्या करता है? बैंगन को नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि जब फसल के शैशव काल में, जब फसल क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है, उगना शुरू होती है, उसे बोलते हैं शैशव काल, बचपन काल, बाल्यक काल, एक ही बात है। तो शैशव काल के में ये रोग प्रकट हो जाता है और पुष्प व फल नहीं बने देता है। कि वह शैशव अवस्था में प्रकट होता है। शैशव मतलब बाल्यावस्था, जब फसल को बोते हैं उससे कुछ समय बाद शैशव अवस्था में प्रकट होता है। वो क्या नहीं बने देता? ये आपके फल और फूल, पुष्प व फल। कि पुष्प नहीं बनेंगे तो फल भी नहीं बने, पुष्प व फल नहीं बनते हैं। और पुष्प व फल नहीं बनते हैं तो क्या होगा? इससे फसल को फल उत्पादन में क्या होगी? 99% तक की हानि पहुंचेगी। कितनी? 99। कि फल और पुष्प नहीं बनेंगे तो अपन फायदा क्या चाहते हैं? फसल से कुछ काम आना नहीं है। अपन को फूल बनेंगे तो पुष्प लगेंगे, फूल लगेंगे तो क्या होंगे? फल बनेंगे, तभी अपन को आर्थिक फायदा होगा। ठीक है, इस प्रकार से 99% क्या होती है? अपन को आर्थिक हानि होती है। और संक्रमित पौधों के फलों के बीज अंकुरण की क्षमता खो देते हैं। कि संक्रमित जो पौधे होते हैं, इनके द्वारा जो बीज बनते हैं, इनमें फिर क्या होती है? अंकुरण की क्षमता समाप्त हो जाती है, अंकुरित नहीं हो सकते, अंकुरण की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो बहुत ही खतरनाक रोग है ये, कि भाई इनसे द्वारा जो बीज बनेंगे वो आगे जाके वापस फसल उत्पादन नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला के ये बंदी बना देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लक्षण की, कि भाई इसके कौन कौन से लक्षण हैं। ठीक है, और इनका रोगजनक कौन है। ठीक है, फिर इसके प्रबंधन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लक्षण की, कि वे लक्षण क्या क्या है, इसकी बात करते देखिए। कि भाई इस रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? पौधे की पत्तियों का आकार छोटा रह जाना। इसीलिए नाम क्या है? बैंगन का लघुपण, पत्तियों का छोटा रह जाना। सबसे मुख्य लक्षण यही है, नाम से पता चल रहा है, पत्तियों का छोटा रह जाना। नाम क्या रोग का? बैंगन का लघुपण। लघु मतलब छोटी, पण यानी पत्ती। और क्योंकि इस रोग में क्या होता है? पर्णपटल में बहुत छोटा होता है। पर्णपटल, पत्तियों का जो लगने वाला क्रम है, पर्णपटल है, ये क्या रह जाता है? छोटा रह जाता है। और पर्णवृंत भी आकार में इतने छोटे रहते हैं। देखिए, ये हो गया आपके पर्णवृंत। ठीक है, ये क्या रह जाते हैं? छोटे रह जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बात करते हैं। और पत्तियां तने से चिपकी हुई रहती है। और एक क्या छोटा होने की वजह से ऐसा लगता है कि भाई लंबा होगा, तो फिर ऐसा लगता है पत्तियां जैसे इस प्रकार से तने से चिपकी हुई होती है। तो पत्तियां क्या होती है? तने से चिपकी हुई लगती है। पत्तियां तने से चिपकी दिखाई देती है अपन को, क्योंकि ये पर्णवरण छोटा हो जाता है इसकी वजह से। इसके अलावा छोटी पत्तियां जो होती है वो संकरी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, मृदु हो जाती है, नरम हो जाती है और पीले रंग की हो जाती है। ये पत्तियाँ कैसी हो जाएगी? छोटी पत्तियाँ जो होती है, छोटी पत्तियाँ कैसी हो जाती है आपके? एक तो संकरी, दूसरा आपके क्या है? चिकनी, मृदु, मुलायम, नरम क्या हो जाती है और पीले रंग की हो जाती है जब ये छोटी पत्तियाँ रह जाती है। तो ये सभी क्या पौधों के संक्रमित होने के लक्षण है। इसके अलावा बात करें अपन कि नई निकलने वाली पत्तियों का आकार क्या हो जाता है? छोटा रह जाता है। और नई पत्तियाँ निकलेगी उनका भी आकार क्या रह जाएगा? छोटा। नई पत्तियाँ भी छोटी रह जाती है। छोटी रह जाती है। इसके बाद में अपन इसकी बात करें कि इनके कक्षीय कलिकाएँ उद्दीप्त होकर छोटी छोटी शाखाओं के रूप में वृद्धि करती है। कक्षीय कलिका मतलब इस पत्ती के बाद यहाँ से छोटी सी पत्ती निकलेगी ऐसे, उसे बोलेंगे कक्षीय कलिका। तो ये कक्षीय कलिका जो होती है वो आपकी क्या जाती है? निकलती है, लेकिन छोटी छोटी शाखाओं के रूप में वृद्धि करती है। किस रूप में? कक्षीय कलिका छोटी शाखाओं के रूप में वृद्धि करती है, के रूप में वृद्धि करती है। ठीक है, इसके बाद में बात करें इसके आगे
कि इन पर छोटे पर्णवृंत वाली संकीर्ण पत्तियाँ उत्पन्न होती है, और इन पर जो शाखाएं निकलेगी इससे, इन पर छोटी पर्णवृंत मतलब छोटा सा पर्णवृंत, इतना सा पर्णवृंत की पत्तियाँ बनेगी। तो ऐसे पर्णवृंत छोटे पर्णवृंत वाली क्या होती है, आपके कक्षत कलिकाओं से क्या निकलती है, आपके पत्तियाँ निकलती है। और पूरा पौधा क्या हो जाता है, झाड़ीनुमा हो जाता है, विकसित नहीं होता है, झाड़ीनुमा झाड़ू जैसा दिखाई देने लग जाता है, 5 शाखाएं बढ़ जाती है, लंबाई नहीं बढ़ती है, और प्राय संक्रमित पौधे पे पुष्प भी नहीं लगते हैं। और क्या होते हैं, पुष्प भी नहीं लगते हैं, कि पौधा संक्रमित हो जाता है, पुष्प भी नहीं लगते हैं। क्या होते हैं, पुष्प भी नहीं लगते हैं। और इससे क्या होता है, अपन को पुष्प नहीं लगेंगे तो फल भी क्या नहीं बनते हैं, और फल जो नहीं बनते हैं, मान लीजिए बन जाते हैं, वो क्या देते हैं, छोटे व कठोर हो जाते हैं। और फल कैसे होंगे, लगेंगे तो छोटे व कठोर, छोटे व कठोर फल लगते हैं, क्योंकि पुष्प नहीं बनेंगे तो फल लगते नहीं है। बाई चांस कोई फूल बन गया है तो उसमें पुष्प फल कैसे लगेंगे, छोटे व कठोर क्या होते हैं, फल लगते हैं। इस प्रकार ये रोग के लक्षण है। यदि ये लक्षण आपको दिखाई देते तो किसकी वजह से, कि बैंगन का लघुपर्ण रोग है उसकी वजह से होता है। अब बात करते हैं रोगजनक, कि भाई बैंगन के जो आपके लघुपर्ण है इसका रोगजनक कौन है, ठीक है, किसकी वजह से फैलता है, देखिए इसकी बात करते हैं। रोगजनक की बात करते हैं, पैथोजन की। तो सिंपल सा नाम है इसका, किसकी वजह से होता है, फाइटोप्लाज्मा, ध्यान रखना, फाइटोप्लाज्मा सबसे इजी नाम है। बैंगन का लघुपर्ण रोग किसकी वजह से होता है, फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। अब देखिए इस रोगजनक की बात करते हैं, कि बैंगन के लघुपर्ण रोग को 1968 से पूर्व एक विषाणु जनित रोग माना जाता था। कि 1968 से पहले इसको क्या माना जाता था, कि भाई रोग किसकी वजह से फैलता है, विषाणु जनित रोग है। किसकी वजह से फैलता है, विषाणु से। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, कि 1969 में ऐसे तथ्य प्राप्त हुए जिनके तहत माइकोप्लाज्मा सदस्य द्वारा जनित रोग माने जाने लगा। कि भाई फिर बाद में कैसे पता चला, कि भाई माइकोप्लाज्मा, ठीक है, लोगों ने पढ़ रखा आपने, जैसे PPLO भी बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है MLOS, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसके द्वारा ऐसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव, हिंदी में माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव, इसको शॉर्ट बोल देते हैं MLOS कहा जाता है। या यहाँ लिख दे, यहाँ से हटा यहाँ लिख देता हूँ, पूरा सही हो जाएगा आपके, माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव, माइकोप्लाज्मा के समान दिखने वाले जीव, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके द्वारा इसको फिर क्या माना गया, कि इसके द्वारा फैलता इस जनित रोग है, माइकोप्लाज्मा MLOS जनित रोग है, माइकोप्लाज्मा सदस्य जीवों के समान फैलने वाला ये रोग है। पहले क्या माना जाता था 1968 से पहले कि विषाणु जनित रोग है, फिर 1969 के अंदर ये बात हुई कि ये माइकोप्लाज्मा सदस्य जीवों के द्वारा फैलता है, और वर्ष 1994 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, कि 1994 में माइकोप्लाज्मा MLOS है या माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव, उसको क्या बोल दिया, फाइटोप्लाज्मा कह दिया। तो अलग चीज़ नहीं है, वही है, नाम चेंज कर दिया गया अब 1994 के अंदर, कि क्या नाम कर दिया गया, फाइटोप्लाज्मा इसका नाम रख दिया गया। और फाइटोप्लाज्मा जो है वो अंडाकार होता है, कैसा होता है ये, अंडाकार, ठीक है, और 200 से 800 नैनोमीटर, नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹, एक नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹, ठीक है। तो 200 से 800 नैनोमीटर व्यास, ठीक है, कि संरचना वाला जैव बहुत ही सूक्ष्म संरचना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, दृढ़ कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। ये सूक्ष्म जीव जड़ों, शाखाओं, तनों, पर्णवृंत के दारू उत्कों में पाया जाता है, मतलब जाइलम उत्कों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये आपके के पौधों के, ये सूक्ष्म जीव जो है आपके, ये सूक्ष्म जीव जड़ों, शाखाओं, तनों व पर्णवृंत के जाइलम उत्कों में पाया जाता है। कि भाई ये कहाँ पाया जाता है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। ये जड़ों में, शाखाओं में, तनों में, पर्णवृंत अभी बताया था कि जहाँ से पत्ती तने से जुड़ती, तो ये आपके पर्णवृंत है पूरी संरचना। इसका वाहक कौन है, कि वाहक कीट जिसका नाम है आपके
हिस्सीमोनस वह को कीट, हिस्सीमोनस फाइसाइटिस, फाइसाइटिस के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। तो ये कीट क्या है, एक वाहक का कार्य करता है जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। और ये रोग कृत्रिम अंतर्वेशन पर फैलता है। कृत्रिम अंतर्वेशन आंतरिक प्रोसेस है जो मानव निर्मित होते हैं, ठीक है। कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित, आंतरिक कृत्रिम अंतर्वेशन जो होता है उसके द्वारा फैलता है। और ये जीव टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होता है कि वे टेट्रासाइक्लिन आपको पता है एक एंटीबायोटिक है, इससे ये क्या दूर रहता है, मतलब इसके प्रति संवेदी होता है। संवेदी का मतलब हो गया इसके जैसे उपयोग होगा तो ये नष्ट हो जाएगा, इसके प्रति क्या रहता है, संवेदनशील होता है या सक्रिय रहता है। तो ये इसके बारे में जानकारी हो गई। ये आपके फाइटोप्लाज्मा क्या है, ठीक है, क्या भाग होते हैं, इसकी क्या संरचनाएं पाई जाती है। अब देखिए आगे बात करते हैं, प्रबंधन की बात करते हैं कि इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, कि भाई इस रोग को नियंत्रित कैसे किया जाता है, इसकी बात करेंगे। देखिए आप तो प्रबंधन में देखिए सबसे पहले अपन प्रबंधन में क्या पढ़ते हैं, शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन देखिए, इसमें पहला पॉइंट है संक्रमित रोगी पौधे को, कि भाई संकर वो सेम पॉइंट आते हैं इसमें, संक्रमित रोगी पौधे को क्या कर देना चाहिए, उखाड़ कर जला देना चाहिए, उखाड़ कर जला देना चाहिए। दूसरा काम क्या है कि खेत के आसपास की खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, कि भाई खेत के आसपास जो खरपतवार है, चारा है उगा हुआ अनावश्यक, उसे नष्ट कर देना चाहिए। खेत के आसपास के खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया शस्य प्रबंधन, कि भाई शस्य प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। अब इसके जैविक प्रबंधन की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई जैविक प्रबंधन किस प्रकार होगा। तो इसमें अपन वही प्रतिरोधी किस्में पढ़ते हैं। तो प्रतिरोधी किस्मों देखो, एक आ गया पुषा पर्पल आता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं क्लस्टर, फिर अर्काशील, ठीक है, फिर आपके मंजीरी गोटा, ये किस्मों का नाम है इसके, मंजीरी गोटा। इसके अलावा आपके बनारस जाइंट, इसके अलावा ब्लैक ब्यूटी, ब्रिंजल राउंड मध्यवर्ती, ब्रिंजल राउंड मध्यवर्ती प्रतिरोधी है। तो ये तो एक क्या है, प्रतिरोधी है आपके, ठीक है, इसको नष्ट करने के लिए काम लिए जाते हैं। इसके अलावा आपके BB7, इसके अलावा BWR12, फिर पंत ऋतुराज, किस्मों के नाम हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाते हैं। H8, इस रोग की प्रतिरोधी किस्में जिन उगाकर अपन क्या कर सकते हैं, इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, इस रोग को कंट्रोल में कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन, कि इसका रासायनिक प्रबंधन कैसे किया जाता है। देखिए तीसरा आता है रासायनिक प्रबंधन, फिर रासायनिक रूप से इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो इसमें देखिए रासायनिक प्रबंधन में कि रोग व कीटों को क्या करने के लिए, क्या नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, मिथाइल डेमेटोन, इसका आपके 1 ml प्रति लीटर
या फिर मेलाथियान। मेलाथियान आपको पता बहुत बार आया हुआ आगे भी। मेलाथियान इसका 1 ml प्रति लीटर, इसका भी क्या 1 ml प्रति लीटर क्या नियंत्रित करने के लिए छिड़काव करते हैं। इनका क्या करना पड़ता है, छिड़काव। तो भाई आपको 1 लीटर, जैसे आप 1 लीटर के अंदर क्या डालना है, आपको मिथाइल डेमेटोन या मेलाथियान 1 ml डालना है। आप 100 लीटर ले रहे हो तो ये आपको कितना हो जाएगा, आपके 100 ml हो जाएगा। मतलब आपके किस प्रकार से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। 300 लीटर डाल रहे हो तो उस हिसाब से अपन कैलकुलेट करके इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, रोपण से पहले पौधों की जड़ों को टेट्रासाइक्लिन के घोल में डुबोकर रोपाई करनी चाहिए। क्योंकि अभी पढ़ा था टेट्रासाइक्लिन के प्रति क्या होता है, ये सक्रिय होता है, संवेदी होता है। टेट्रासाइक्लिन के उपयोग से ये नष्ट हो जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन के घोल में डुबोकर क्या करनी चाहिए, रोपाई करनी चाहिए, जिससे इस रोग को नियंत्रित किया जा सके। और तीसरा है इसका, अब पॉइंट बात करते हैं कि पौधे की 4-5 सप्ताह की अवस्था में टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm, टेट्रासाइक्लिन की 1000 ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो इसकी मात्रा क्या, 1 लाख के अंदर आपके ml के अंदर 1000 ml आपके क्या करना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन के घोल का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, के घोल का छिड़काव करना चाहिए। इस छिड़काव करने की वजह से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से रोगों को नियंत्रित करके अपन क्या कर सकते हैं, इस फसल को बचा सकते हैं। बैंगन के जो लघुपन रोग जैसे संक्रमित होने वाले फसलों को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये रोग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रोग की बात करेंगे, ठीक है। जीरे का मलानी रोग, ये किसकी वजह से फैलता है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।